आज हम लोग रसायन विज्ञान का क्लास 11th के रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने और सीखने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग यह पढ़ने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। उसके बाद रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, संतुलित, असंतुलित और पूर्ण समीकरण क्या है, इन सभी चीजों की जानकारी हम संक्षेप में लेने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले प्रतिफलों को यदि हम लोग संक्षेप में किसी समीकरण के रूप में व्यवस्थित करके सजा करके लिखेंगे तो उसी समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले प्रतिफलों को शब्दों के रूप में संक्षेप में सजा करके लिखा जाता है। तो इस समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके जल के अणु का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है, प्रतिफल के रूप में जल है और इस समीकरण को जो शब्दों के रूप में लिखा गया है इसको हम शब्द समीकरण कहते हैं। अब कहा जाता है कि शब्द के रूप में लिखना, समझना, व्यवस्थित करना थोड़ा सा समय अधिक लगाने वाला है, जगह अधिक लेने वाला है, थोड़ा सा असुविधाजनक है। तो हम इसी को रासायनिक संकेत के रूप में, रासायनिक तत्वों के संकेत के रूप में संक्षेप में व्यवस्थित ढंग से सजा करके लिखने की जो प्रक्रिया है, जिसे अभिक्रिया की दिशा का भी पता चलता है, उसको हम लोग संकेत समीकरण कहते हैं। संकेत समीकरण तीन प्रकार का है, कंकाल समीकरण या ढांचा समीकरण या असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण और तीसरा है पूर्ण समीकरण। अर्थात कंकाल समीकरण या ढांचा समीकरण यह एक प्रकार है और दूसरा है संतुलित समीकरण और तीसरा है पूर्ण समीकरण। शब्द समीकरण को ए में और संकेत समीकरण को हम बी में विभाजित करते हैं। कंकाल समीकरण, ढांचा या असंतुलित समीकरण उस संकेत समीकरण को कहा जाता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यह जो हमारा अभिकारक है, रिएक्टेंट्स है, इसका पता चलता है। उसके बाद प्रोडक्ट उत्पाद का भी पता चलता है और अभिक्रिया की रिएक्शन की दिशा का भी पता चलता है। यह संकेत के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इससे यह पता नहीं चल पाता कि संतुलित है या अथवा नहीं है। इसको कंकाल या ढांचा समीकरण कहते हैं। और ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक का पता चलता है और अभिकारक के साथ
किसका पता चलता है? प्रतिफल का पता चलता है। और अभिक्रिया की दिशा का भी पता चलता है। अभिक्रिया की दिशा का भी पता चलता है और इसके साथ साथ संतुलित भी है। संतुलित समीकरण कहलाता है ऐसा समीकरण जिसमें संक्षेप में संकेत समीकरण है, जिसमें इसका पता चले, अभिकारक का पता चले और इसका पता चले, प्रतिफल का पता चले और किसका पता चले? प्रतिफल की जो भौतिक अवस्था है उसका पता चले। इसके साथ साथ अभिक्रिया की दिशा का भी पता चले, समीकरण संतुलित भी हो, अर्थात रासायनिक समीकरण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। समीकरण संतुलित होने के साथ साथ भौतिक अवस्था में प्रतिफल के रंग, प्रतिफल की भौतिक अवस्था, प्रतिफल के गंध, प्रतिफल से ऊष्मा के निकलने या अवशोषित होने का पता चले। अगर इस तरह का चिन्ह है तो ऊष्मा के निकलने का है और इस तरह से चिन्ह है तो ऊष्मा के अवशोषित होने का चिन्ह है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग कहेंगे संतुलित समीकरण और पूर्ण समीकरण। अब समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफलों को मझली कोष्ठ या कोष्ठ के अंदर रखा जाना चाहिए, इसलिए कि उसमें किसी भी प्रकार से भूलवश, गलतीवश फेर बदल हम न कर सके। उसके बाद अभिकारक की ओर जितने भी तत्व हैं इसको बारी बारी से क्रम से लिख लेंगे। प्रतिफल की ओर जितने भी तत्व हैं बारी बारी से क्रम से उसकी संख्या को लिख लेंगे। फिर इसका मिलान किया जाएगा। यदि दोनों तरफ के तत्वों की संख्या में समानता होगी तो उसको संतुलित समीकरण कहेंगे। यदि समानता न होगी तब इसको संतुलित करने का प्रयास किया जाए। संतुलित करने में सबसे पहले जिसकी क्रियाशीलता अधिक है, जिसकी एक्टिविटी अधिक है, उसको पहले संतुलित किया जाएगा और धीरे धीरे अन्य तत्व को संतुलित किया जाएगा। यह प्रयास तब तक जारी रहेगा जब सभी समीकरण आपस में संतुलित न हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां भी रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। अभिकारक और प्रतिफल के ओर जितने भी तत्व हैं सभी की संख्या बराबर है। कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, अर्थात ये समीकरण संतुलित है। इसको पुनः संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दूसरा समीकरण यहाँ देख रहे हैं, यहाँ समीकरण संतुलित नहीं है। जैसा कि आप यहाँ लोहा की संख्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या, इधर भी लोहा की संख्या देख रहे हैं और इधर लोहा के बाद यह जो संख्या देख रहे हैं ऑक्सीजन की संख्या देख रहे हैं। उसके बाद आप इसके संख्या को काउंट करेंगे
तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, इधर लोहा की संख्या पहले कितनी थी? 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, और इधर लोहा की संख्या पहले 3 थी, ऑक्सीजन की संख्या 4, अर्थात समीकरण संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन संतुलित कैसे होता है? इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, अर्थात अगर हम प्रयास करेंगे ऑक्सीजन में, इधर हम 2 लगा देंगे, तो 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन की संख्या 2 गुने 2 4 हो जाएगा, इधर भी 4 है। अब इधर हम 3 लगा देंगे तो लोहा की संख्या 3 हो जाएगी, लोहा की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 4, दोनों तरफ बराबर है, अर्थात यह समीकरण भी संतुलित हो गए। इस तरह से हम हमेशा ध्यान देंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर यौगिक का निर्माण होगा और उसके बाद हम आवश्यकता अनुसार दिए गए समीकरण को सावधानी पूर्वक संयम बरतते हुए इसको हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन की व्यवस्था के आधार पर ही हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। यदि ऑक्सीडेशन नंबर के नियम का पालन नहीं होता है तो हमारा जो समीकरण बनाने की प्रक्रिया है, जब समीकरण ही गलत हो जाएगी तो संतुलित करने की बात पूर्णतः गलत होगी। धन्यवाद।